सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। कक्षा 10 के लिए हमारा आज का टॉपिक है फ्रेमिंग क्वेश्चंस में WH वर्ड टाइप। इसके पहले मैं आपको WH वर्ड टाइप के 2 वीडियोज प्रोवाइड करवा चुका हूं, जिनमें मैं आपको 10 WH वर्ड्स एक्सप्लेन कर चुका हूं। आज इस वीडियो में इस टॉपिक को कंप्लीट करना है, तो आइए अब इस टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। और आज का हमारा फर्स्ट WH वर्ड है वाई। वाई का हिंदी अर्थ होता है क्यों। वाई कारण सूचक होता है, इंपॉर्टेंट WH वर्ड है। तो आइए अब हम वाई को प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, ये 11 वाई, 12 विच, 13 हाउ लॉन्ग और 14 हाउ ऑफन, ये 4 WH वर्ड्स हैं जो शेष रहे हैं। ये मुझे आज आपको एक्सप्लेन करने और इस टॉपिक को कंप्लीट करना है। तो अब हम प्रारंभ करते हैं वाई। तो ये जो वाई है, इसका हिंदी अर्थ होता है क्यों। वाई होता है कारण सूचक, ये कारण बताता है। अब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। ही वेंट टू कोटा टू मीट हिज अंकल, ये एक एग्जाम्पल है कि ही वेंट टू कोटा, वह कोटा गया, क्यों गया, टू मीट हिज अंकल, अपने अंकल से मिलने, ये इसमें रीजन है। तो यदि वाई से प्रश्न बनाना हो, तो वाई इंपॉर्टेंट WH वर्ड है, तो यदि वाई से प्रश्न बनाना हो तो 2-3 एग्जाम्पल से मैं आपको अलग अलग समझाऊंगा। तो एक तो ये 2 + V1 अगर आपको मिल जाए, 2 + V1, मीट यानी होता है मिलना, ये इस जगह से है, इसमें रीजन कारण कि टू मीट हिज अंकल, तो इस जगह से हट जाएगा। अब कुछ विद्यार्थी भ्रमित हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे इसमें 2 कोटा है, तो ये 2 जो कोटा है, 2 + कोटा, ये कोटा तो नाउन है, वस्तु, व्यक्ति और स्थान का नाम। कोटा तो प्लेस का नेम है, तो यहां से नहीं हटाना है, इस जगह से हटाना है कि टू मीट हिज अंकल, ही वेंट टू कोटा टू मीट हिज अंकल। अब इसका क्वेश्चन फ्रेम करना है। तो ये जो WH वर्ड की सिंटेक्स है, इससे इसका क्वेश्चन फ्रेम कर देंगे। तो सबसे पहले लिखा वाई, अब हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो यहाँ सेकंड फॉर्म आई है गो की वेंट, तो हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर इसके बाद में सब्जेक्ट ही, फिर वापस से मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, और फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट टू कोटा। तो ये इसका क्वेश्चन फ्रेम हो गया कि व्हाई डिड ही गो टू कोटा, वह कोटा क्यों गया। तो इसका आंसर है कि ही वेंट टू कोटा टू मीट हिज अंकल, कि वह अपने अंकल से मिलने के लिए कोटा गया। अब इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं जो बहुत ज्यादा प्रचलित है। ही सेट डाउन बिकॉज ही वाज टायर्ड, बिकॉज ही वाज टायर्ड। आपने देखा होगा कि वाई का जो आंसर है, जब भी आप क्वेश्चंस की लर्निंग करते हैं तो वाई का जो आंसर है वो ज्यादातर निकलता है बिकॉज से। तो अगर आपको आंसर में बिकॉज मिलता है तो इस जगह से पूरा पार्ट हटा देना है, बिकॉज सहित बिकॉज को भी इंक्लूड करना है। कभी कभी आपको बिकॉज के स्थान पर इफ भी मिल सकता है, तो इफ से हटा देना है। अब शेष पार्ट क्या रहा कि ही सेट डाउन। अब इससे क्वेश्चन फ्रेम करना है, तो वाई डिड, हेल्पिंग वर्ब लगा दी डिड, क्योंकि सिट की सेकंड फॉर्म है सेट, फिर सब्जेक्ट ही, फिर वापस से मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर दी सिट, और फिर इसके बाद में डाउन। तो वाई डिड ही सिट डाउन, कि वह क्यों बैठ गया। तो ही सेट डाउन बिकॉज ही वाज टायर्ड, क्योंकि वह थका हुआ था। तो यदि वाई से प्रश्न बनाना हो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इसका रूल एक्सप्लेन कर रहा हूं कि यदि वाई से प्रश्न बनाना हो तो आंसर में आपको मिलेगा बिकॉज, इफ या 2 + V1। तो इनको शामिल करते हुए, ऐसा नहीं है इनके आगे का हटाना है, बिकॉज के आगे का हटाना है, कि इफ के आगे का हटाना है, कि या 2 + V1 के आगे का हटाना है। इन सहित इनसे आगे का संपूर्ण वाक्य हटा देंगे और नियमानुसार प्रश्न बनाएंगे। अब एक बार दोबारा से इन दोनों एग्जाम्पल्स को देखेंगे। तो ही वेंट टू कोटा, अब इसमें जो रीजन है वो कहां से प्रारंभ है कि टू मीट हिज अंकल, अपने अंकल से मिलने के लिए वह कोटा गया। इसका आपने क्वेश्चन फ्रेम कर दिया कि व्हाई डिड ही गो टू कोटा, वह कोटा क्यों गया। इस जगह से रीजन था, ये हटा दिया, 2 + V1 से प्रारंभ है। वो कंफ्यूजन अपने माइंड में नहीं रखना है। ये जो 2 कोटा है, ये तो 2 + नाउन है, 2 + V1 से हटाना है। अगला जो एग्जाम्पल है बहुत ज्यादा प्रचलित है कि ही सेट डाउन, वह बैठ गया बिकॉज ही वॉज टायर्ड, क्योंकि वह थका हुआ था।
तो बिकॉज से पूरा पोर्शन हटा दिया। अब मान लो इसी एग्जाम्पल को इमेजिन करोगे, या बिकॉज के स्थान पर होता है इफ ही वाज टायर्ड, तो इफ से पूरा हटा देते और जो शेष पार्ट बचता है उससे क्वेश्चन फ्रेम कर दिया, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से। तो यदि वाई से प्रश्न बनाना हो तो आंसर में आपको मिलेगा बिकॉज, इफ या 2+V1। तो इन शब्दों को शामिल करते हुए इनसे आगे का संपूर्ण वाक्य हटा देते हैं और नियमानुसार प्रश्न बनाते हैं। अब वाई के अंदर एक और स्पेशल थ्योरी है जो अब मैं आपको समझा रहा हूं एग्जाम्पल से पड़ेगा। अब मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, ही सेट डाउन बिकॉज ही वाज टायर्ड। अभी मैंने आपको समझाया था कि कहां से हटाना है, बिकॉज से, कि बिकॉज अगर आता है ना तो बिकॉज के बाद में आपको रीजन मिलेगा। लेकिन इसका एक जस्ट अपोजिट एग्जाम्पल भी है, उसमें रीजन पहले आता है। इसको हम दूसरे प्रकार से कैसे लिख सकते हैं, अब जैसे मैंने लिख दिया अथवा, इसको एक दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं कि पहले वो पोर्शन लेना है कि ही वाज टायर्ड, ही वाज टायर्ड, कि वह थका हुआ था। अब इसके बाद में जो बिकॉज है उसके स्थान पर यहां पर क्या क्या आ सकता है, सो आ सकता है, देयरफॉर आ सकता है, देयरफॉर, हेंस आ सकता है, दिस इज वाई आ सकता है, दिस इज वाई, या दैट इज वाई आ सकता है, दैट इज वाई। और इसके बाद में आपको ये पोर्शन मिलेगा, ही सेट डाउन। तो ये सो इसका इंद्रियर्थ होता है इसलिए, देयरफॉर इसका इंद्रियर्थ होता है इसलिए, हेंस का भी इंद्रियर्थ होता है इसलिए, दिस इज वाई 3 शब्दों से मिलकर के बना हुआ फ्रेज है, दिस इज वाई यही कारण है, या दैट इज वाई वही कारण है। तो अगर आपके सामने कोई इस प्रकार का आंसर हो जिसमें आपको ये सो, देयरफॉर, हेंस, दिस इज वाई या दैट इज वाई इनमें से कुछ भी मिल रहा हो, इनमें से आपको कोई भी एक मिल जाए, इनमें से आपको कोई भी एक मिल जाए, तो ऐसी कंडीशन में आपको रीजन कहाँ मिलेगा, ऐसी कंडीशन में आपको रीजन मिलेगा इसके जस्ट पहले ये रीजन है, ये रीजन है, ये रीजन उस वाक्य में तो था बिकॉज के बाद में। और अगर ये कंजक्शंस आते हैं जैसे सो है, देयरफॉर है, अगर ये आते हैं, इन 5 में से कोई भी एक आता है तो आपको रीजन मिलेगा पहले, तो रीजन को तो हटा देना है। और इसके बाद में इनके जस्ट बाद जो पोर्शन है ही सेट डाउन, उसके आधार पर आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है कि वाई, फिर डिड, फिर ही सब्जेक्ट, सेट का वापिस किया सिट, तो वाई डिड ही सिट डाउन, कि वह नीचे क्यों बैठ गया। तो अब मैं दोबारा से आपको वाई एक्सप्लेन करता हूं कि यदि वाई से प्रश्न बनाना हो तो आंसर में आपको मिलेगा बिकॉज इफ या 2+V1। तो बिकॉज इफ या 2+V1 को शामिल करते हुए इनसे आगे का पूरा वाक्य आपको हटा देना है। या एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि आपको मिल जाए सो, देयरफॉर, हेंस, दिस इज वाई या दैट इज वाई। तो इनसे जो पहले का पोर्शन है, इनसे जो पहले का पोर्शन है वो रीजन है, वो हटा देना है। और इनसे जो आगे का पोर्शन है, जैसा कि मैंने आपको इस एग्जांपल में बताया, ही सेट डाउन, तो उसके आधार पर आपको क्वेश्चन फ्रेम कर देना है। वाई मोस्ट इंपोर्टेंट WH वर्ड है। जितने भी क्वेश्चंस की लर्निंग आपने की होगी, सीन पैसेज, अनसीन पैसेज किए होंगे, उसमें आपको मोस्टली जो क्वेश्चंस है वो वाई से प्रारंभ मिलते हैं। तो आई होप वाई आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट WH वर्ड जिसका नाम है विच। तो विच को हमें 2 प्रकार से पढ़ना है। इसका है नंबर 12 विच। विच का हिंदी अर्थ होता है कौन सा। विच को हमें 2 प्रकार से पढ़ना है, जैसे हमने वाट को पढ़ा था। पहला सब्जेक्ट के रूप में। सब्जेक्ट के रूप में तो ये बिल्कुल आसान है, जैसा कि मैंने वाट में जो एग्जाम्पल लिखा था वही एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि जयपुर इज द कैपिटल सिटी ऑफ राजस्थान। जयपुर इज द कैपिटल सिटी ऑफ राजस्थान, कि जयपुर राजस्थान की राजधानी है। अब इससे क्वेश्चन फ्रेम करना कितना आसान है कि ये जयपुर सब्जेक्ट है, ऐसा कैसा है मैंने आपको वाट में बताया था। इसको तो हटा देना है और इसके स्थान पे सेट कर देना है विच।
कि विच इज द कैपिटल सिटी ऑफ राजस्थान, विच इज द कैपिटल सिटी ऑफ राजस्थान, कि राजस्थान की राजधानी कौन सी है। कितना आसान है सब्जेक्ट के रूप में क्वेश्चन फ्रेम करना, कि जो भी आंसर आता है उसमें जो सब्जेक्ट है उसको तो हटा देना है, उसके स्थान पे सेट कर देना है विच, और जो पूरा शेष वाक्य है वो विदाउट एनी चेंज उतार देना है और अंत में कर देना है क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं विच को ऑब्जेक्ट के रूप में। ऑब्जेक्ट के रूप में अगर आपको विच आता है और क्वेश्चन फ्रेम करना पड़े तो किस प्रकार से करना है। तो जैसे मैंने लिखा कि ही लाइक्स हिंदी। अब हिंदी तो एक सब्जेक्ट का नेम है, हिंदी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये इसमें हटेगा। और क्वेश्चन किस प्रकार से प्रारंभ करना है, क्वेश्चन किस प्रकार से दिया गया होगा, तो जैसे विच सब्जेक्ट, इतना तो आपको क्वेश्चन में मिलेगा कि विच सब्जेक्ट, ये तो आपको क्वेश्चन में मिलेगा। तो विच सब्जेक्ट कौन सा विषय। अब जो कौन सा विषय, ये विच के बाद में नाउन है, ये विच के बाद में जो भी नाउन आए ना, उस नाउन का आपको आंसर इधर देखना है और वो आंसर आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट के स्थान पे। जैसे विच सब्जेक्ट तो हिंदी। अब मान लो होता है यहाँ पे कि विच कलर, तो कोई कलर का यहाँ पे नेम हो सकता था, या विच सिटी तो यहाँ पर कोई सिटी का नेम हो सकता था। तो ही लाइक्स हिंदी, कि वह हिंदी पसंद करता है। तो विच सब्जेक्ट कौन सा विषय, मतलब वह कौन सा विषय पसंद करता है। तो विच सब्जेक्ट का आंसर तो हो गया हिंदी, ये तो आपने हटा दिया। अब बचा इसमें ही लाइक्स, इसके आधार पे क्वेश्चन फ्रेम करना है। विच सब्जेक्ट तक तो आप मानो WH वर्ड, अब हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो लाइक्स इसमें आया है, तो विच सब्जेक्ट डज, इसके बाद में सब्जेक्ट ही, और इसके बाद में लाइक्स का वापिस कर दिया लाइक, कि विच सब्जेक्ट डज ही लाइक, वह कौन सा विषय पसंद करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, विच बिल्कुल आसान है, जैसे वाट बिल्कुल आसान था। वाट में भी मैंने आपको कोई रूल नहीं बताया था, मैंने आपसे कहा था कि आपको हिंदी अर्थ के आधार पर आइडेंटिफाई करना है। इसी प्रकार विच में भी आपको हिंदी अर्थ के आधार पर आइडेंटिफाई करना है। मैं एक बार दोबारा से आपके सामने विच को एक्सप्लेन करता हूँ। तो विच हिंदी अर्थ कौन सा, सब्जेक्ट के रूप में। तो ये जो आंसर है कि जयपुर इज द कैपिटल सिटी ऑफ राजस्थान, कि जयपुर राजस्थान की राजधानी है, तो इसका हिंदी में क्या क्वेश्चन फ्रेम हुआ कि राजस्थान की राजधानी कौन सी है। तो मतलब आपने जो सब्जेक्ट है जयपुर उसको हटाया, उसके स्थान पर लिखा विच, और पूरा वाक्य आपको विदाउट एनी चेंज उतार देना है और लास्ट में कर देना है क्वेश्चन मार्क। और अगर दूसरे प्रकार से आता है ऑब्जेक्ट के रूप में, जैसे कि ही लाइक्स हिंदी, वह हिंदी पसंद करता है, तो आपको प्रश्न में विच के बाद कोई न कोई नाउन अवश्य मिलेगा, विच के बाद कोई न कोई नाउन अवश्य मिलेगा। और वो जो आपको नाउन मिलता है ना विच के बाद में, उस नाउन का आंसर आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट के स्थान पे। जैसे विच सब्जेक्ट, तो आपको ऑब्जेक्ट के स्थान पर कोई सब्जेक्ट का नेम मिलना था, तो इसमें क्या मिला है हिंदी, तो उसको आपको हटा देना है और शेष जो है ही लाइक्स, उसको इस सिंटेक्स के आधार पे फ्रेम कर देना है कि विच सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब डज, फिर ही, और मेन वर्ब आपने लाइक्स का वापस कर दिया लाइक। जो मैंने आपको बताया कि डू डज डिड का रूल कितना इंपॉर्टेंट है, बार बार हर सेंटेंस में डू डज डिड का नियम मतलब ज्यादातर आपके काम आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, विच आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और अब हम प्रारंभ करते हैं नेक्स्ट WH वर्ड, जिसका नाम है हाउ लॉन्ग। अब प्रारंभ करते हैं नेक्स्ट WH वर्ड, जिसका नाम है हाउ लॉन्ग। तो ये मैं लिख रहा हूं हाउ लॉन्ग। अब हाउ लॉन्ग का हिंदी अर्थ होता है कितनी देर। तो अर्थ से आपको पता चल गया होगा कि ये होता है समय की अवधि को दर्शाने के लिए कि कितनी देर। अब मैं एक एग्जांपल से इसको आपको समझा रहा हूं कि ही हैज बीन स्टैंडिंग हियर फॉर 2 आवर्स। तो ये जो फॉर 2 आवर्स है, ये इसमें हटेगा कि ही हैज बीन स्टैंडिंग, वो खड़ा हुआ है हियर यहाँ पर फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सिंस के बाद निश्चित समय का प्रयोग होता है और फॉर के बाद अनिश्चित समय का प्रयोग होता है। तो आपको यहाँ पर या तो सिंस प्लस टाइम मिल जाएगा या मिल जाएगा फॉर प्लस टाइम, उसको तो आपको हटा देना है और शेष जो है उससे आपको क्वेश्चन फ्रेम कर देना है। बिल्कुल आसान है। हाउ लॉन्ग का शुद्ध हिंदी अर्थ होता है कितनी देर। अब हाउ लॉन्ग में एक टाइप अपन और देखेंगे, लेकिन वो अनइम्पोर्टेंट है, उस प्रकार से प्रश्न आने की संभावना बहुत कम है। इस प्रकार से प्रश्न आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो अब इसको फ्रेम करना है। तो सबसे पहले WH वर्ड, तो WH वर्ड ले लिया हाउ लॉन्ग।
अब इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब सेट करनी है। अब हेल्पिंग वर्ब तो इसमें हैज बीन है, लेकिन जैसा कि मैंने मेरे जो टेंस के वीडियोज सारे डाले हुए हैं, मैंने आपको बता रखा है कि अगर डबल एच वी होती है तो फिर डबल एच वी में जो सिंटेक्स की सेटिंग है उसमें फर्क आता है, उसमें बीच में सब्जेक्ट सेट होता है। तो हाउ लॉन्ग हेज, इसके बाद में अपन को लिखना पड़ेगा ही, फिर इसके बाद में बीन, फिर इसके बाद में स्टैंडिंग, और स्टैंडिंग के बाद में हियर। यहां इसको अपन ने ऑब्जेक्ट तक ले लिया है। अब इसका इंडियत क्या निकला कि हाउ लॉन्ग एज ही बीन स्टैंडिंग हियर, कि वह यहां पर कितनी देर से खड़ा है। अब आंसर क्या था कि ही हैज बीन स्टैंडिंग हियर फॉर 2 hours, वह यहां पर 2 घंटे से खड़ा है। तो मैं फिर से एक बार इसको आपको एक्सप्लेन करूं कि अगर हाउ लॉन्ग से प्रश्न बनाना हो तो उत्तर में दी गई समय की अवधि को हटा देंगे। अब समय की अवधि आपको मिलेगी मोस्टली सिंस या 4+ टाइम के रूप में। अगर सिंस मिलेगा तो उसके बाद निश्चित समय होगा, जैसे संडे मंडे है, जनवरी फरवरी है, कोई डेट है। और अगर 4 मिलेगा तो 4 के बाद अनिश्चित समय होगा। तो सिंस या 4+ टाइम को तो हटा देना है, और शेष जो है उससे आपको क्वेश्चन फ्रेम कर देना है। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि इस प्रकार का जो सेंटेंस आपको मिलेगा हाउ लॉन्ग से, अगर आपसे प्रश्न बनाने को दिया जाएगा तो ऐसी कंडीशन में परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में डबल एच भी चलती है, जैसे हैज बीन है, हैव बीन है, हैड बीन है, शेल हैव बीन है, विल हैव बीन है। तो ये सिंटेक्स में सेट करते समय आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद में जैसे हेल्पिंग वर्ब है तो अब यहाँ पे हैज बीन नहीं लिखेंगे, हेज और बीन के बीच में सेट करना है आपको सब्जेक्ट। अगर यहाँ हेड बीन होता तो हेड और बीन के बीच में सेट करते सब्जेक्ट, इसके बाद में मेन वर्ब, और इसके बाद में जो भी ऑब्जेक्ट है वहां तक आपको उतार देना है। तो हाउ लॉन्ग से प्रश्न बनाते समय उत्तर में दी गई समय की अवधि को हटा देते हैं। तो ये तो हाउ लॉन्ग का मोस्ट पॉपुलर कंसेप्ट है। अब हाउ लॉन्ग का जो शुद्ध हिंदी अर्थ होता है, लॉन्ग का शुद्ध लॉन्ग का शुद्ध हिंदी अर्थ क्या होता है, लंबा। तो उस पर भी प्रश्न आ सकता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको उसकी भी लर्निंग करनी है। तो ये तो हाउ लॉन्ग का एक प्रकार से ये मान लीजिए कि हमने पढ़ा है फर्स्ट टाइम, और अब हम देखते हैं हाउ लॉन्ग का सेकेंड टाइम। हाउ लॉन्ग का ओरिजिनल जो हिंदी अर्थ है कि कितना लंबा। तो अर्थ से ही पता चल रहा है कि इसमें आपको आंसर में क्या मिलेगा, लेंथ, लंबाई। जैसे कि दिस रूम इज 20 फीट लॉन्ग, कि ये कमरा 20 फीट लंबा है। दिस रूम इज 20 फीट लॉन्ग, ये इसमें आ गई लेंथ, ये इसमें हटानी है कि यह कमरा 20 फीट लंबा है। तो अब इसका हिंदी में क्या प्रश्न बना कि यह कमरा कितना लंबा है, तो मतलब लंबाई को हटा देंगे, बिल्कुल सरल है। और शेष जो वाक्य बचा उससे क्वेश्चन फ्रेम कर देना, इस सिंटेक्स में सेट कर देंगे। तो सबसे पहले WH वर्ड हाउ लॉन्ग, अब इसके बाद में आपको लिखना है हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें तो जो ये इज है ना, यही हेल्पिंग वर्ब है, यही मेन वर्ब है, तो आपने सेट कर दिया इज। और इसके बाद में फिर अब उतार देना है सब्जेक्ट। तो इसका सब्जेक्ट था दिस रूम, तो हाउ लॉन्ग इज दिस रूम, और वो जो लॉन्ग आया लास्ट में उसको उतारने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि उसका बैलेंस इससे बराबर हो रहा है, हाउ के साथ में लॉन्ग जुड़ा हुआ है ही। तो ये तो बिल्कुल उससे भी ज्यादा इजी है कि दिस रूम इज 20 फीट लॉन्ग, यह कमरा 20 फीट लंबा है, तो यह कमरा कितना लंबा है, तो हाउ लॉन्ग, सबसे पहले हाउ लॉन्ग, इसके बाद में यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ तो इजी था, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के रूप में, और उसके बाद में आपने सेट कर दिया सब्जेक्ट। तो इस प्रकार से प्रश्न आने की संभावना कम है, इस प्रकार से प्रश्न आने की संभावना ज्यादा है जब हाउ लॉन्ग का अर्थ होता है कितनी देर, और उत्तर से प्रश्न बनाते समय उत्तर में दी गई समय की अवधि को हटा देते हैं। और अगर आपको लंबाई मिलती है तो एक आपको इसमें यह भी ध्यान रखना है कि हाउ लॉन्ग से प्रश्न बनाते समय उत्तर में जो लंबाई दी गई है, जो लेंथ दी गई है, उसको हटा देते हैं। अब इसके बाद में प्रारंभ करते हैं लास्ट WH वर्ड, ये नंबर 14 हाउ ऑफन। हाउ ऑफन का हिंदी अर्थ होता है कितनी बार। अर्थ से ही पता चलता है कि ये आवृत्ति को बताएगा, फ्रीक्वेंसी को बताएगा, कितनी बार। अब ये 3 शब्द होते हैं, वंस का सिमिलर होता है 1 टाइम, ट्वाइस का सिमिलर होता है 2 टाइम्स,
थ्राइस, थ्राइस का सिमिलर होता है 3 टाइम्स। इसका अर्थ होता है 1 बार, इसका अर्थ होता है 2 बार और इसका अर्थ होता है 3 बार। और इसके अलावा फिर आपको किसी का भी बनाना है। मान लो अब आपको 5 टाइम्स कहीं पर लिखा हुआ मिल गया कि 5 टाइम्स। अब 5 टाइम्स का क्या हिंदी अर्थ हो गया कि 5 बार। टाइम यानी तो समय होता है, लेकिन टाइम में जब एस लग जाता है तो उसका हिंदी अर्थ निकलेगा बार। 6 टाइम्स 6 बार, 7 टाइम्स 7 बार। तो अगर आपको हाउ ऑफन दिया गया है, हाउ ऑफन से क्वेश्चन फ्रेम करना है, तो या तो आपको आंसर में मिलेगा वंस, ट्वाइस या थ्राइस। या तो आपको आंसर में मिलेगा वंस 1 बार, ट्वाइस 2 बार, थ्राइस 3 बार, या इनके सिमिलर वर्ड्स मिल सकते हैं 1 टाइम, 2 टाइम्स या 3 टाइम्स। और इसके बाद में फिर आपको 4 से पूरी काउंटिंग में कुछ भी मिल सकता है, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स। तो इनको हटाना है। अब एक एग्जांपल से देखेंगे कि ही केम हियर 4 टाइम्स। 4 टाइम्स, ये 4 टाइम्स इसमें हट जाएगा। अब इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ है कि वह यहाँ आया 4 टाइम्स, 4 बार। वह यहाँ 4 बार आया, तो मतलब वह यहाँ कितनी बार आया। तो ये जो 4 टाइम्स है, ये 4 टाइम्स इसमें हट गया। अब जो शेष बचा, इससे आपको क्वेश्चन फ्रेम कर देना है। तो सबसे पहले इस सिंटेक्स के अकॉर्डिंग सेट करेंगे WH वर्ड। तो ये मैंने WH वर्ड लिखा, हाउ ऑफन। फिर इसके बाद में अब हेल्पिंग वर्ब सेट करनी है। तो यहाँ केम आया सेकंड फॉर्म, तो अपनी तरफ से हेल्पिंग वर्ब ली डिड। इसके बाद में सब्जेक्ट सेट करना है ही। फिर इसके बाद में मेन वर्ब, तो केम का वापस कर दिया फर्स्ट फॉर्म कम। और फिर इसके बाद में जो भी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है वो उतार देना है। तो हाउ ऑफन डिड ही कम हियर, हाउ ऑफन डिड ही कम हियर, कि वह यहाँ कितनी बार आया। तो ही केम हियर 4 टाइम्स, वह यहाँ 4 बार आया। मतलब इस हाउ ऑफन का जो आंसर है वो है 4 टाइम्स। तो मैं एक बार दोबारा से आपको हाउ ऑफन इजीली एक्सप्लेन करता हूं कि यदि हाउ ऑफन से प्रश्न बनाना हो तो उत्तर में आपको मिलेगा कोई आवृत्ति सूचक शब्द। अब 3 शब्द तो फिक्स है, वंस मिल सकता है, ट्वाइस मिल सकता है, थ्राइस मिल सकता है, या इनके सिमिलर वर्ड्स मिल सकते हैं। वंस का 1 टाइम, ट्वाइस का 2 टाइम्स, थ्राइस का 3 टाइम्स, या इसके बाद में 4 से पूरी काउंटिंग चल रही है और उसके बाद आपको टाइम्स वर्ड मिल जाएगा। तो ये जो आवृत्ति सूचक शब्द है, इनको तो आपको हटा देना है और फिर नियमानुसार आपको प्रश्न बना देना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो कंसेप्ट था फ्रेमिंग क्वेश्चंस में, पहले मैंने आपको पढ़ाया यस नो टाइप, उसके बाद में WH वर्ड टाइप। 14 WH वर्ड्स में डिफरेंटली मैंने आपको एक एक को अलग अलग समझाया। तो ये टॉपिक अब कंप्लीट हो चुका है। एक और इसमें विशेष बात आपको ध्यान में रखनी है, जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि यस नो टाइप में तो जो रूल 1 था, तो उत्तर से प्रश्न बनाने के लिए यस, नो व नोट को हटा दो। मतलब नो व नोट हटता है, यस भी हटता है। लेकिन अगर कोई ऐसा आंसर है जिसको किसी WH वर्ड से फ्रेम करना है और अगर उसमें नोट दिया गया है, तब नोट को नहीं हटाते हैं। मतलब यस नो टाइप में नोट हटेगा और WH वर्ड टाइप में नोट नहीं हटेगा। अब मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल से समझाने जा रहा हूँ। जैसे ये एग्जाम्पल लेते हैं कि ही वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ही वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब इसको मान लो आपको फ्रेम करना है वाट से, वाट से फ्रेम करना है। तो वाट मैंने आपको 2 प्रकार से पढ़ाया था, सब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट के रूप में। तो हिंदी अर्थ से पता लगाना होता है। तो ही वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, कि वह क्रिकेट नहीं खेल रहा था, मतलब वह क्या नहीं खेल रहा था। तो इसका आंसर क्या हो गया, क्रिकेट। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये तो हट गया। अब इसके बाद में जो शेष है, इससे आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है। तो आपको सिंटेक्स में सेट कर देना है। तो सबसे पहले WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, ये वाज प्लस सब्जेक्ट। फिर इसके बाद में ये जो सिंटेक्स है, ये तो कॉमन सिंटेक्स है WH वर्ड टाइप की, ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव की सिंटेक्स नहीं है। तो जो इंटेरोगेटिव नेगेटिव की सिंटेक्स होती है, उसमें अब जो नोट है वो सब्जेक्ट के बाद सेट होगा। तो व्हाट वाज ही नॉट प्लेइंग, इस प्रकार से ये क्वेश्चन फ्रेम हो गया। तो मैं यही आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूं कि यस नो टाइप में तो नोट हटेगा, लेकिन WH वर्ड टाइप में अगर आप किसी स्पेसिफिक WH वर्ड से कोई क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हो और उसमें आंसर में नोट दिया गया है, उसमें आंसर में नोट दिया गया है, तो फिर प्रश्न बनाते समय वो नोट नहीं हटेगा। यस नो टाइप में हटेगा, WH वर्ड टाइप में नोट नहीं हटेगा। ही वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा था। तो वह क्या नहीं खेल रहा था, तो व्हाट वाज ही नॉट प्लेइंग, वह क्या नहीं खेल रहा था। इसको एक प्रकार से और फ्रेम कर सकते हैं जिसमें शॉर्ट नेगेटिव फॉर्म आ जाएगी। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं
कि व्हाट वाजंट ही प्लेइंग, व्हाट वाजंट ही प्लेइंग। तो ये मैंने बीच में अथवा लगाया, मतलब ये दोनों प्रकार से करेक्ट है कि व्हाट वाज ही नॉट प्लेइंग या व्हाट वाजंट ही प्लेइंग। तो ये जो टॉपिक था फ्रेमिंग क्वेश्चंस में, पहले मैंने आपको पढ़ाया यस नो टाइप, उसके बाद WH वर्ड टाइप, WH वर्ड टाइप में 14 WH वर्ड्स आपने देखे हैं। ये टॉपिक आज कंप्लीट होता है। अब आप इसकी जो एक्सरसाइज है वो अपनी ग्रामर से कर सकते हैं, आंसर्स की मैचिंग कर सकते हैं। इसके बाद में जो मेरा अगला वीडियो होगा उसमें मैं आपको जानकारी दूंगा टेक क्वेश्चंस के बारे में, फ्रेमिंग क्वेश्चंस एंड टेक क्वेश्चंस, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है। जो मूल टॉपिक हमारा चल रहा था फ्रेमिंग क्वेश्चंस एंड टेक क्वेश्चंस, इसमें से फ्रेमिंग क्वेश्चंस का तो पूरा हो चुका है और टेक क्वेश्चंस का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मेरे इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।